सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ यूनिट 4 ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया डायरेक्ट यूनिट 4 पे क्यों आ गया, यूनिट 3 क्यों नहीं डाला। तो मैंने पहले ही बोला था कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर जो ईवीएस है हमारा, उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट यूनिट्स को ही कवर करने वाला हूँ। जिन यूनिट्स में आपको मुझे लगता है ऐसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की इस यूनिट में हम समझेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आता है हमारा वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स और फॉरेस्ट वेल्थ। ये तीनों को हम इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज हमारा आता है वाटर रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स, जैसे कि हमको पता है, वाटर हर चीज में यूज होता है, फ्रॉम कुकिंग टू इवन बाथिंग एंड एवरीथिंग, राइट। हर चीज में हमारा वाटर का कुछ ना कहीं यूज होता ही है, हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में। बट क्या वाटर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि वाटर हमारे अर्थ के, जैसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ज्यादातर हमारा जो वाटर है अर्थ के ऊपर, वो सॉल्टी वाटर है, दैट इज 97.4%। और फ्रेश वाटर हमारा कितना अवेलेबल है, 2.6%। ठीक है। फिर ओशंस के अंदर ही है ये सारा 97.4 वाटर, 4% वाटर हमारा ओशंस में है, जिसके अंदर सॉल्ट कितना है, 3.5% सॉल्ट है इस ओशन वाटर में। ठीक है, दैट मीन्स इट इज अनड्रिंकेबल। ठीक है। फिर ग्लेशियर्स के अंदर कितना है, 2.6% ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब भैया 2.6 फ्रेश वाटर, ये क्या समझ नहीं आया। ग्लेशियर के अंदर पता है क्या है, 2.6% ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब 2.6% का भी 2.6% ग्लेशियर्स के अंदर है। ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं उस तरीके से, तो 2.6% इंटू 2.6% इज इक्वल टू ग्लेशियर्स में जितना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे हो रही है। तो 100/100 करेंगे तो इसका रूट बन जाए 1000 कर देंगे इधर, तो 26 × 26 में ये हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ परसेंटेज, मतलब आंसर निकलेगा। ठीक है। तो कहने की बात ये है कि ये हमारा, ये चीज है, ये जो चीज है वो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। फिर अब बात करते हैं हम ग्राउंड वाटर की। तो ग्राउंड वाटर हमारे पास है 0.59%। ठीक है, ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर। एंड सरफेस वाटर, सरफेस वाटर कौन सा, जो पानी ऊपर हमारे, हमें जब आमने सामने टॉप सॉइल पे जो दिखता है। ग्राउंड वाटर कौन सा है, जो जमीन के नीचे है। बट सरफेस वाटर वो होता है जो हमारे जमीन पे दिखता है, जैसे कि रेन की वजह से जो पानी गिरता है, फिर लेक्स में जो जमा हो जाता है पानी, पॉन्ड्स में। ठीक है, इस तरीके से हमें वो वाटर दिखता है, तो उसे हम सरफेस वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिवर्स में। ठीक है। वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी या मैं बोलूँ फीचर्स क्या होते हैं वाटर के। ठीक है, तो क्या फीचर्स होते हैं, सबसे पहले इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट इवन हाई टेम्परेचर। मतलब 100 डिग्रीज तक हमें पता है कि इवेपोरेट, मतलब अगर 99 डिग्री है सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर, तो वो इवेपोरेट नहीं होता, मतलब वो लिक्विड फॉर्म पे अपने बना रहता है। ठीक है, तो उस वजह से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका बहुत होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या होता है कि जब ये इवेपोरेट होता है पानी, तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करनी पड़ती है हमको, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है जब हमारा वेपराइज होता है वाटर, इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से जब वो एनर्जी वहां से चली जाती है तो हमें कूल फील होता है। जैसे हम गर्मियों में स्वेट करते हैं, राइट। जब वो स्वेट इवेपोरेट हो जाता है तो हमें एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है, राइट। वो ठंडा ठंडा लगने की वजह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही है। इट इज हाई, सॉरी हाई नहीं लिखा, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक्सीलेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट देखो हर चीज में मिल जाता है ना, पानी में आप कुछ भी मिला सकते हैं, राइट। आप एसिड्स जितने होते हैं वाटर के अंदर जाकर ही हमारे क्या डाइल्यूट होते हैं। फिर सेकंड में बात करूं, हमारा ब्लड भी 75%, हमारी बॉडी 75% वाटर है। ठीक है। फिर हम अगर बात करें, आप किसी भी केमिकल का नाम ले लीजिए, वो भी वाटर में कहीं ना कहीं हद तक सॉल्वेंट होता है, कुछ को छोड़ के, जैसे आपके अलग अलग होते हैं पोटेशियम वगैरह, उनको छोड़कर बाकी सब सॉल्वेंट की तरह काम करता है वाटर उनमें। फिर कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस भी होती है, जैसे टाइफाइड, क्लोरेला, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस कैसे होती है मैं बता देता हूँ कि एक फ्लोराइड नाम का, फ्लोराइड, फ्लोराइड, स्पेलिंग पे नहीं जाते, स्पेलिंग थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। बट फ्लोराइड एक हमारे एक केमिकल होता है जो कि पानी के अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर जो एक हार्डनेस होती है वो कम हो जाती है। ठीक है।
WHO कुछ 3.5 मिलीलीटर पर लीटर बताता है जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, बट कई बार होता ही है कि उससे बहुत कम होता है हमारे वाटर में, तो इससे फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती है, इतना कोई खास चीज नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान हम नहीं देंगे। हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ये तो सबको पता है वाटर से ही होता है। ठीक है, ये था कुछ हमारे वाटर रिसोर्स के बारे में। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछा जाएगा, वाटर से ज्यादा वैसे पूछा भी नहीं जाता है, इट्स समथिंग वेरी बेसिक। ठीक है, बट ठीक है, अब ये है चैप्टर में तो हमें करना है। फटाफट से बोर्ड को इरेज करता हूँ और आगे चलता हूँ मैं मिनरल रिसोर्स पे। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं वापस आ गया हूँ अपने नए बोर्ड के साथ। तो सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं मिनरल रिसोर्स को। मिनरल रिसोर्स के अंदर हमारा क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो मिनरल रिसोर्स का मीनिंग होता है इट इज अ नेचुरली अकरिंग, मतलब नेचर से मिलता है हमको। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मीन्स ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जो प्लांट पौधों से जो मिलता है हमें, ये इनऑर्गेनिक है, हमें प्लांट से नहीं मिलता। क्रिस्टलीन, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जैसे कोल होता है, कोल का एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है केमिकल। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग तरीके से हमारे केमिकल कंपोजिशन होते हैं अलग अलग मिनरल्स के। ठीक है, फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो वो भी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सब उनकी अलग अलग होती है। क्या होता है मिनरल रिसोर्स, नेचुरली अकरिंग inorganic crystalline solids having a different definite chemical composition characteristics and physical properties। क्या है, नेचुरली अकर करने वाला एक इनऑर्गेनिक मैटर है जो कि क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड्स इन द सेंस यहाँ पर कहना चाह रहे हैं सॉलिड्स मतलब कि शेप्स में होता है डिफरेंट डिफरेंट, हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। इसकी एक डेफिनेट, इंडेफिनिट नहीं, डेफिनेट मतलब एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यूजेस क्या 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 होते हैं मिनरल्स के हमारे, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड मशीनरी में काम आते हैं हमारे मिनरल्स। ठीक है, जैसे आयरन स्टील वगैरह। ठीक है, आयरन स्टील वगैरह तो वैसे उसमें आ जाता है, मिनरल्स भी कह सकते हैं उनको। ठीक है, जनरेशन ऑफ एनर्जी में कोल काम आता है, कंस्ट्रक्शन में हाउसिंग में सिलिका वगैरह हमारे जैसे सीमेंट जिससे बनाया जाता है उसमें वो हमारा काम आता है। डिफेंस इक्विपमेंट हमारा मैग्नीशियम वगैरह बनाने में काम आता है, मैग्नीशियम वगैरह से हमारे डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जाहिर सी बात है, हमारी जितनी भी गाड़ियां वगैरह बनती हैं वो सब स्टील से बनती है, आयरन ओर से बनती है, तो ये भी उसमें ही आता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इस यूनिट में, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है ईवीएस, मैं आपको बताऊं बहुत ईजी है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आपको ईजी करके ला रहा हूँ। आप अपनी बुक खोलेंगे, अगर कोई भी आप बुक लेते हैं मार्केट से परचेज करते हैं, आपके पास अगर कोई ई बुक अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो आपके लेवल की चीज ही नहीं है, जो आपको लगेगा कि ये क्या क्या कह रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि यू आर नॉट साइंस स्टूडेंट्स, राइट। मैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बच्चों की बात कर रहा हूँ, बीए के बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप साइंस, आपका बैकग्राउंड ही नहीं है, तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे उस लेवल तक, राइट। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल इजी करके लाता हूँ, वही टॉपिक्स लेके आता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये सिलेबस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट से। आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए कि 30 मार्क्स के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रही, राइट, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी नंबर आएंगे, क्योंकि 30 मार्क्स में जितनी प्रोबेबिलिटी पास होने की है उतनी फेल होने की भी होती है, राइट। 30 में से आपको 33% लाने होते हैं, तो अराउंड 10 मार्क्स। ठीक है, 30% भी अगर मैं लगाऊं तो 30 का 30% हो गया कितना, 10 मार्क्स हो गया, राइट। तो इसलिए 10 मार्क्स तो आपको कम से कम लाने हैं। अब 10 मार्क्स के लिए आपको नहीं पता कितना पढ़ना है, राइट, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज इज अ वास्ट सब्जेक्ट, आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, तो यू कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक। ठीक है, इसलिए मैं सारे टॉपिक्स कवर करके चलता हूँ, भले ही मैं उनको शॉर्ट में समझाता हूँ, बट कवर में सब करता हूँ। ठीक है, फॉरेस्ट वेल्थ की बात करें, फॉरेस्ट वेल्थ में क्या क्या आ जाता है, अभी हमारा दूसरा रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट वेल्थ। फॉरेस्ट कैसे, जो भी हमारी वेल्थ है, सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक यूजेस पे, हमें रबर, टिम्बर, ठीक है, प्लाईवुड, वुड, वुड पल्प, पेपर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और जड़ी बूटियां, ठीक है, जितनी भी होती हैं हमारी मेडिकल यूजेस जितने भी होते हैं, वो सब हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, शेल्टर हमें फॉरेस्ट से मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी कंक्रीट के हाउसेस बनते हैं, बट अगर आप बाहर जाएंगे, यू सी इन फॉरेन नेशंस, देयर आर हाउस बिल्ड
फ्रॉम वुड, राइट, देयर फ्लोरिंग इज वुड। इंडिया में भी कई लोग वुड की फ्लोरिंग लगवाते हैं अपने यहाँ। बाहर तो होता ही वुड का काम है, पूरा घर ही, पूरे जो हम बचपन से हट बनाते हैं ना, वो उनके घर ही पूरे वुड के बने होते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो शेल्टर प्रोवाइड करता है। अब इकोलॉजिकल यूजेस की बात करूं, जो एक इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद है, क्या चीजें इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में, तो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनी फॉरेस्ट की वजह से रही है, आज सारे फॉरेस्ट खत्म हो जाए, ह्यूमंस वोंट बी एबल टू सर्वाइव, राइट। ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग नीचे आती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी हमारी वो फिर कम होनी शुरू होती है इन्वायरमेंट में। वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट है, हैबिटेट मीन्स रहने की जगह, तो वाइल्ड लाइफ के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है रहने के लिए, है ना। फिर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व करके रखता है, क्यों, जो रूट्स होती है हमारी ट्री की या प्लांट की, वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से वो इरोड नहीं होती, और टॉप फर्टाइल सॉइल हमारी सेव हो जाती है इरोड होने से, राइट। पेड़ अकेला ऐसी चीज होती है जो जीने पर भी हमारी मदद कर रही होती है और मरने के बाद भी हमें मदद करती है, ठीक है। कैसे, जब पेड़ जिंदा होता है, इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन गिविंग अस ऑल दीज 4 थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और जब एक ट्री मर जाता है इन द सेंस दैट इट इज नॉट एबल टू ग्रो फर्दर, और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन इट इज नॉट ग्रोइंग एंड इट हैज बीन, इट डाइड, राइट। तो व्हाई डाइड डजेंट मैटर, बट एक डाई होने के बाद फिर वो हमें वुड की तरह काम देता है, ठीक है। हमें उसको जला के हम वुड्स को वैसे यूज कर सकते हैं, हम वुड्स को जला के फायर के लिए यूज कर सकते हैं, वेरियस यूजेस उसके बाद भी होते ही हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट तो वेल्थ इसलिए लगाया गया है वर्ड, क्योंकि फॉरेस्ट इज ट्रूली अ वेल्थ फॉर अस, स्पेशली फॉर ह्यूमंस। अब ये तो हमारे हुए नेचुरल रिसोर्सेज, बट कुछ साइकिल्स होती हैं जो इन्वायरमेंट में हमारे कंटिन्यूसली होती रहती है, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले होती है हमारी कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल हमें बताती है कि किस तरीके से जो हमारा कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इन्वायरमेंट में किस तरीके से घूमता रहता है। साइकिल का मतलब होता है एक सर्कुलर मूवमेंट, दैट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड रिटर्निंग टू दैट पॉइंट अगेन, ठीक है। तो दैट इज आवर साइकिल। तो कार्बन साइकिल क्या होती है, बताती है कि किस तरीके से जो कार्बन है वो हमारा इन्वायरमेंट में घूमता रहता है, किस तरीके से वो चलता रहता है। फिर बात करूं मैं अगर नाइट्रोजन साइकिल की, तो हमें बताता है भाई नाइट्रोजन किस तरीके से मूव करती है हमारे इन्वायरमेंट में, और सल्फर साइकिल बताती है कि सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर हमारी ऑर्गेनाइजे उसमें इन्वायरमेंट में किस तरीके से रिवॉल्व अराउंड करता है, किस तरीके से अपने साइकिल क्रिएट होती है। इसके बारे में आप और जान सकते हैं, अगर आपको और जानना है आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके लिए एक पूरा इसी पे वीडियो ले आऊंगा तीनों साइकिल्स को एक्सप्लेन करता हुआ। आपसे इतना लंबा कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि 30 मार्क्स का एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है कि साइकिल नहीं आती बनाने को, पूरा डायग्राम नहीं आएगा, क्योंकि पूरा डायग्राम इज वेरी वास्ट, वेरी बिग, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू लर्न द होल डायग्राम। इट इज नॉट इम्पॉसिबल आई वुड से, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो टू चेक, बट नहीं आता है, जनरली नहीं आएगी साइकिल पूछी, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में साइकिल पूछी जाती है। फिर अब मिनरल पे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि मिनरल रिसोर्स में 2 तरीके के मिनरल होते हैं, एक होते हैं क्रिटिकल मिनरल और एक होते हैं स्ट्रेटेजिक मिनरल। क्रिटिकल मिनरल कौन से होते हैं, जो इसेंशियल होते हैं नेशन की जो इकोनॉमी है हमारी नेशन की, उसके लिए, ठीक है। जैसे हमारा कौन सा सीमेंट हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आयरन हो गया, ये इसेंशियल है किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, है ना, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सके देश में। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कौन से होते हैं, वो जो डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। कई सारे इक्विपमेंट डिफेंस के अंदर ऐसे होते हैं, जैसे बारूद की बात मैं करूं, अगर मैग्नीशियम की बात करूं, तो ये क्या होते हैं, ये पर्टिकुलरली यूज ही हमारे डिफेंस सिस्टम्स में होते हैं, मिसाइल्स वगैरह बनती है, राइट। हमारा रिपब्लिक डे पे हम देखते हैं बहुत सारी उनका निकाला जाता है प्रदर्शन अलग अलग मिसाइल्स का, तो मिसाइल बनाने में भी तो कोई मिनरल यूज होगा, राइट, कुछ बारूद यूज हो रहा होगा, किसी स्पेशल टाइप का कुछ यूज हो रहा होगा। तो वो सब जो मिनरल्स हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, वो स्ट्रेटेजिक मिनरल कहलाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था हमारा यूनिट 4, जिसके अंदर हम पूरा ये नेचुरल रिसोर्सेज वाला हमने कवर कर लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन जाइए, अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, मैं लेके आ रहा हूँ बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए पेड कोर्स, सिंगा अकेडमी लेके आ रहा है पेड कोर्स फॉर द बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स,
उसके अंदर हम तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे, HRM, कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। वो जून तक वैलिड रहेगा हमारा बैच, और 3rd of Feb से हमारी वो क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो सिंघा अकेडमी बीकॉम 2024 यानी कि जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर जाकर, जो एक आपको पहली जो रील मिलेगी उसके नीचे जाके आपको कमेंट करना है इंटरेस्टेड, एंड आई विल गेट बैक टू यू। Thank you guys for watching this video, and I will see you next time.